वेलकम टू हिस्ट्री में जीत के 100% उपयोगिता एवं सफलता के निश्चित परिणाम हेतु इन नियमों का पालन अवश्य करें। टॉपिक के प्रथम चरण में विषय वस्तु को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है को अवश्य देखें। द्वितीय चरण में दिए गए बिंदुओं को लिखें और किताबों का सहारा लेते हुए भी प्रमुख नोट्स बनाएं। चरण के अलावा आपके पास विषय वस्तु से संबंधित किताब होनी चाहिए जिससे आप वीडियो के क्रम में अवश्य पढ़ें, जो आपके ज्ञान को गहन करेगी। द्वितीय चरण में आवश्यकता पड़ने पर तृतीय चरण में टेस्ट पेपर होगा जिसे 2 भागों में बांटा जाएगा। वनडे एग्जाम को टारगेट करके दिए गए प्रश्न, यूपीएससी पीएससी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए हुए प्रश्न। नोट्स बनाने के बाद उनका लगातार रिवीजन करते रहे। पूर्ण सफलता अंत में आपके मेहनत पर निर्भर करती है, अतः भटकाव से बचें। थैंक्स वॉचिंग टू ऑल। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपने चैनल हिस्टोरी जीके में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली वाली वीडियो में टॉपिक को ऑडियो मूवीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उस टॉपिक को काफ़ी एंजॉय किया होगा और मज़ा आया होगा। तो यह उसी टॉपिक का पार्ट दूसरा है जिसमें हम उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और इस वे में कंप्लीट करेंगे कि हमारे हर टाइप के एग्ज़ाम में हमें फ़ायदा मिले। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा भटकाव से बचें और केवल उन्हीं मुद्दों पे बात करें जहाँ से क्वेश्चन सीधे के सीधे उठते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले मैं महमूद गजनवी की पृष्ठभूमि बताने वाला हूँ और उसके उपनाम और भारत पर उसने कब कब आक्रमण किए, साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में महमूद गजनवी से संबंधित प्रमुख लेखक और कवि। कई बार क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। तो एक बार हम ओवरव्यू लेंगे और मुझे विश्वास है कि ओवरव्यू में 95% क्वेश्चन वनडे एग्जाम के सीधे उठ के आते हैं। साथ ही साथ ओवरव्यू में आपको 3 नंबर के क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो हम अपनी कहानी को स्टार्ट करने के लिए इनकी थोड़ी कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइज हम सबको पता है कि तुर्की में एक शासक था जिसका नाम था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक का एक सेनापति था अल्पतगीन। अल्पतगीन एक फ़ौज लेकर अफ़गानिस्तान जाता है और अफ़गानिस्तान के गजनी प्रांत में गजनी वंश की नींव डालता है। तो सिंपल यहाँ से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि गजनी वंश की स्थापना किसने की थी, तो अल्पतगीन ने की थी। और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है तो अल्पतगीन का दामाद होता है और उसका नाम होता है सुबुकद्दीन। सुबुकद्दीन क्या करता है, गजनी का विस्तार करता है, क्षेत्र विस्तार करता है। साथ ही साथ उसके समय महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि जब सुबुकद्दीन पश्चिम के अभियान में व्यस्त होता है तो पंजाब का एक शासक होता है जयपाल, जो कि हिंदू शाही वंश का है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है कि जयपाल किस वंश का है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो हिंदू शाही वंश का है। तो यहाँ पर जयपाल देखता है कि भैया गजनी पर कोई नहीं है और मुझे इस समय आक्रमण करना चाहिए। तो क्या करता है जयपाल 906 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण करता है। लेकिन तभी इसकी जानकारी किसे लग जाती है, सुबुकद्दीन को लग जाती है। सुबुकद्दीन पश्चिम का अभियान छोड़कर गजनी आता है और जयपाल को जाता है। जयपाल और सुबुकद्दीन के बीच में संधि होती है। ठीक है, दोनों में पहले लड़ाई होती है, फिर दोनों में संधि हो जाती है और जिसके तहत जयपाल को वार्षिक कर देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जयपाल अपने भैया पंजाब चला जाता है। लेकिन क्या होता है, समय बीतने के साथ 986 ईस्वी में जयपाल बाद में कर देने से मना कर देता है। तब फिर भैया सुबुकद्दीन सोचता है कि चलो अब मुझे इसके घर ही जाना पड़ेगा। तो 986 ईस्वी में, है ना, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर डेट में, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कहीं कहीं 977 ईस्वी भी लिखा होता है। तो 986 ईस्वी में सुबुकद्दीन पंजाब पर आक्रमण करता है और जयपाल को फिर से हराता है। तो देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत पे सबसे पहले तुर्की आक्रमण किस व्यक्ति ने किया था, तो सुबुकद्दीन ने किया था। ठीक है, किसके विरुद्ध किया था, जयपाल के विरुद्ध किया था। कब किया था, 986 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो अच्छा, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रथम मुसलमान आक्रमण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रथम अरब आक्रमण किसके समय हुआ था, तो प्रथम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो सुबुकद्दीन के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम इस्माइल होता है और दूसरे का नाम होता है महमूद गजनवी। देखो, सुबुकद्दीन अपने पुत्र इस्माइल को राजा बनाना चाहता है क्योंकि वो उससे बेहद प्रेम करता था। लेकिन भैया महमूद गजनवी बड़ा है और वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। तो वो क्या करता है, इस्माइल की हत्या कर देता है और धोखे से गद्दी पर बैठ जाता है भैया और राजा बन जाता है। महमूद गजनवी शासक बन जाता है। महमूद गजनवी जिसका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना है और वो मौका देखता है कि किस पर आक्रमण किया जाए। तो वो क्या करता है, 1001 ईस्वी में
जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। और यहाँ पर महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में जो युद्ध होता है उसे पेशावर के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में जयपाल की फिर से हार होती है। जब वो बार बार हार जाता है, सोचता है भैया मैं तो बार बार हार रहा हूँ, में कूद कर आत्महत्या कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, कई सारे आक्रमण करता है भारत पर। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण हम उसको अलग से पढ़ेंगे, है ना। तो अब हम अलग मुद्दे पे आते हैं, महमूद गजनवी के उपनाम। तो महमूद गजनवी को समय समय पर कई सारे उपनाम दिए गए हैं, जैसे कि गाजी। गाजी का सिंपल अर्थ है अधर्मियों की हत्या करने वाला। उस समय अधर्मी कौन कहलाता था, तो हालांकि ये किसी कुरान में ऐसी परिभाषा नहीं लिखी हुई है ना, लेकिन उस समय के जो खलीफा होते थे उनका उस समय विचार था कि जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता है वो अधर्मी है ना। तो हिंदू और जितने भी अन्य धर्म के लोग थे जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते थे वो मुसलमान के लिए अधर्मी माने जाते थे उस समय, ठीक है। तो आगे एक उपाधि है बुत किसिन। बुत किसिन का अर्थ है मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। जो महमूद गजनवी है वो नगरकोट के अभियान में सबसे पहले मूर्ति तोड़ता है ना। वहीं से उसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा मूर्ति भंजक का प्रयास 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर का था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा पहला कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो महमूद गजनवी पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो आपको यहाँ पर 4 उपनाम याद रखने हैं, गाजी, बुत किसिन, सुल्तान, और लास्ट में मैं भूल गया यामिन उद मिल्ला। यामिन उद मिल्ला उस समय खलीफा थे जिनका नाम था अल कादिर बिल्ला। अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को उपाधि प्रदान की थी यामिन उद मिल्ला, ठीक है। तो 4 उपाधि आपको याद करनी है। इसके बाद देखो 18 आक्रमण यहाँ पर महमूद गजनवी ने भारत पर किए हैं, लेकिन अपन को 18 आक्रमण के बारे में नहीं पढ़ना है। कभी देखो नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना पीएससी में, ना यूपीएससी में, ना वनडे एग्जाम में। महत्वपूर्ण आक्रमणों की अपन चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको लंबा चौड़ा लिख कर याद नहीं कराना चाहता क्योंकि वो आप याद नहीं कर पाओगे और वो आना भी नहीं है। तो हम महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करेंगे। तो सबसे पहले पेशावर का युद्ध हो चुका है। इसके बाद महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होता है 1005 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध, ठीक है। वहाँ का शासक होता है अब्दुल फतेह। यहाँ पर महमूद गजनवी अब्दुल फतेह को बुरी तरह से पराजित करता है। इसके बाद 1009 ईस्वी में, 1008 और 9 के बीच में, डेट समथिंग यही है, 1009 ईस्वी में बेहिंद का युद्ध होता है आनंद पाल के विरुद्ध। आनंद पाल जो कि जयपाल का पुत्र है ना, वो क्या करता है, त्रिगुट सेना बनाता है। जैसे कि आप बाद में देखेंगे 1764 में बक्सर के युद्ध में जिस प्रकार से त्रिगुट सेना बनी थी उसी प्रकार यहाँ पर भी आनंद पाल त्रिगुट बनाता है, लेकिन वो भी पराजित हो जाता है। आगे चलकर 1018 में मथुरा का अभियान करता है महमूद गजनवी। 1019 में कन्नौज का, और कन्नौज के अभियान में राज्यपाल, पाल वंशीय शासक राज्यपाल को हराता है। राज्यपाल यहाँ पर आत्मसमर्पण कर लेता है और जिसका पता किसे चलता है, विद्याधर को। और विद्याधर क्या करता है, गुस्से से उसकी हत्या करवा देता है। जब इसका पता किसे चलता है, महमूद गजनवी को, तो महमूद गजनवी 1021 ईस्वी में चंदेल वंशीय शासक विद्याधर पर आक्रमण करता है। दोनों में अच्छी लड़ाई होती है, हालांकि लास्ट में संधि हो जाती है जिसके इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सोमनाथ मंदिर की लूट। वनडे एग्जाम में, पीएससी में, यूपीएससी में, खासकर 3 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया सोमनाथ मंदिर की लूट। तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की लूट की। वो यहाँ की अपार संपत्ति लेकर कहाँ जाता है, गजनी जाता है। तो रास्ते में उसे डाकू लूट लेते हैं कुछ, और वो प्रतिज्ञा लेता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो इन डाकुओं को ज़रूर हराऊँगा, है ना। तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी जाता है। गजनी से फिर 1027 ईस्वी में वापस आता है और इन डाकुओं को हराता है, ठीक है। इन डाकुओं को हराने के बाद यह इसका अंतिम अभियान होता है इन डाकुओं के विरुद्ध, या कहीं कहीं जाट भी मिलते हैं, जाटों के विरुद्ध। इसके बाद क्या करता है, महमूद गजनवी वापस हो जाता है और जहाँ उसकी तबीयत बिगड़ जाती है 1030 ईस्वी तक आते आते, और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रकार से ओवरव्यू रहा, कहानी भी रही, और इसमें महत्वपूर्ण डाटा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। अब आते हैं प्रमुख कवि और लेखक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इनके
कवियों से संबंधित और लेखक से संबंधित, तो सबसे पहला नाम आता है फिरदौसी, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है शाहनामा। शाहनामा, जिसे अफ़गानिस्तान की महाभारत भी कहा जाता है। इसके बाद उत्बी की प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल यामनी, और साथ ही साथ उत्बी महमूद गजनवी का शाही कवि भी था या शाही लेखक भी था। और नेक्स्ट है अल बलूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद। देखिए, एक व्यक्ति हैं रजनीकांत शर्मा ने किताब उल हिंद का हिंदी रूपांतरण किया है। एक और व्यक्ति हैं बेहाकी ने पुस्तक लिखी है तारिक ए सुबुक्दीन। तो आपको 4 लेखकों के नाम विशेषकर याद रखने हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फिरदौसी, उत्बी, अल बलूनी, बेहाकी। शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक है, किताब उल यामनी उत्बी की पुस्तक है, किताब उल हिंद अल बलूनी की पुस्तक है, और तारिक ए सुबुक्दीन बेहाकी की पुस्तक है। यहाँ पर हमने लगभग महमूद गजनवी का ओवरव्यू समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? यहाँ पर 3 नंबर में बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आ जाता है आपका जयपाल के बारे में लिखिए 3 नंबर में, पेशावर का युद्ध लिखिए, सुबुक्दीन के बारे में लिख सकते हैं, आ सकता है महमूद गजनवी के बारे में आ सकता है 3 नंबर में, सोमनाथ मंदिर की लूट आ सकती है, साथ ही साथ बेहिंद का युद्ध आ सकता है, और जो उसके कवि हैं फिरदौसी आ सकता है, उनकी किताब आ सकती है 3 नंबर में, शाहनामा आ जाएगा लिखकर। तो आपने लगभग इतना पढ़ लिया है इसमें, और यहीं से क्वेश्चन उठेगा 3 नंबर में, आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, आप आराम से हैंडल कर लोगे। अब जैसे हम यूपीएससी और पीएससी एग्ज़ाम की बात करें तो हम यहाँ से अलग से नहीं पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी को। यहाँ से मैक्सिमम संभावित प्रश्न केवल 2 से 3 ही बन सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो संभावित प्रश्न हैं उन्हीं को समझ लेते हैं, उनका डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो 2-3 क्वेश्चन कौन से हैं जो 6 नंबर में और 15 नंबर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो आप क्या लिख सकते हैं? यदि आपने कहानी पढ़ी है और आपको कॉन्सेप्ट पता है और फैक्ट पता है और आपको लिखने का तरीका पता है, तो आराम से आप इतनी जानकारी में भी आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आ जाए महमूद गजनवी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया? तो सिंपल है, इसकी मेन लाइन में यही डालेंगे, महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था, ना कि इस्लाम धर्म का विस्तार। ठीक है, अब इसका एक ही उद्देश्य था मूल। अब इसमें हम और बढ़ा सकते हैं कि हालांकि अनेक इतिहासकार इसके संबंध में अलग अलग विचार देते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का यही मत है कि महमूद गजनवी ने धन प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पर कुछ इतिहासकार हैं जैसे कि महबूब हबीब कहते हैं कि इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि मंदिरों को तोड़ना इस्लाम को बढ़ावा देता है, इस्लाम के लिए उचित है। अतः महमूद गजनवी ने अपने स्वार्थ के लिए ही मंदिरों को तोड़ा है, जो कि यह बात सिद्ध करता है कि महमूद गजनवी प्रति लालची व्यक्ति था। दूसरा, एक और इतिहासकार हैं जाफ़र कहते हैं कि महमूद गजनवी मुसलमानों के बीच लोकप्रियता पाना चाहता था और इसीलिए उसने धन को इकट्ठा करना शुरू किया और इसके लिए उसने भारत को चुना। इसीलिए उसने मंदिरों को लूटा, तोड़ा और कई बार भारत पर आक्रमण किया। तो लगभग यही बातें आप घुमा फिरा के लिख देंगे तो आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि तुर्की आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। देखो, मैं यहाँ पे की पॉइंट डिस्कस करूँगा, बाकी आप मुझसे अच्छा लिख सकते हैं। भारत की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो देख सकते हैं कि भारत कई इकाइयों में बटा हुआ था। भारत के अंदर कई क्षेत्र थे, जैसे कि मालवा पर परमार वंश था, बुंदेलखंड पर चंदेल वंश था, आपका मुल्तान पर मुस्लिम शासक थे और कश्मीर में ब्राह्मणी वंश था। साथ इसके अलावा पंजाब में हिंदू शाही वंश था और आपका दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश था। साथ ही साथ महाराष्ट्र की ओर आपको प्रतिहार वंश देखने को मिलेगा। तो जो ये शासक थे उस समय इन शासकों के बीच अच्छी खासी कट्टर लड़ाई चल रही थी। देशों के बीच में काफ़ी हिस्सा थी और
काफ़ी मनमुटाव था और वो एक दूसरे का कभी भला नहीं देख सकते थे। वो चाहते थे कि कब मुझे मौका मिले और सामने वालों को मैं नीचा दिखाऊं। तो इसका फ़ायदा किसे मिला? विदेशी आक्रमणकारियों को मिला। तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति काफ़ी बिखरी हुई थी। तो इन सब बातों का उल्लेख कर सकते हैं अपन। अब ऐसे देखो, क्वेश्चन बनने के लिए ऐसे ही बन सकता है कि तुर्की आक्रमण के समय भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो देखो, सामाजिक स्थिति लिखना काफ़ी आसान है। आप लिख सकते हो समाज कई भागों में बटा हुआ था। स्थिति की दशा लिख सकते हैं, शिक्षा पर लिख सकते हैं, ठीक है, जातिवाद पे लिख सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से हम काफ़ी पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तुर्की आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम इस क्वेश्चन को इस वे में समझेंगे कि यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अरबी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या मुसलमानों के आक्रमण के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पॉइंट को कई जगह लिख सकते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भारत पर 2 प्रकार के प्रभाव पड़े, तत्कालिक प्रभाव और दीर्घकालिक प्रभाव। तो तत्कालिक प्रभाव में लिख सकते हैं हम इस्लाम धर्म का प्रचार। सिंपल बात है कि चाहे वो तुर्की आक्रमण हो, चाहे वो अरबी आक्रमण हो, इन आक्रमणों के बाद भारत में इस्लाम धर्म का काफ़ी विस्तार हो गया। काफ़ी लोग उनके अत्याचारों को बचने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और काफ़ी लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, है ना। तो इस्लाम धर्म का काफ़ी विस्तार हुआ। दूसरा की पॉइंट है जनधन की हानि। तुर्की आक्रमण के बाद व्यापक जनधन हानि हुई। महमूद गजनवी ने कई मंदिरों को लूटा, तोड़ा फोड़ा और उनकी मर्यादा को खंडित किया। इसके बाद तीसरा है, लिख सकते हैं अपन, भारत की पोल खुलना। आक्रमण के बाद क्या हुआ कि जो राजा थे वो आपस में देखो बटे हुए थे, हालांकि शक्तिशाली थे लेकिन वो आपस में एक नहीं थे। तो इसका पता किसे चला? विदेशी शासकों को पता चल गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह पोल खुल गई कि देखो, भारतीय राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और आसानी से कोई भी व्यक्ति बाहर का राज कर सकता है। तो यह पोल खुल गई और इसका पता चलने पर ही महमूद गौरी ने भी आक्रमण भारत में किया था। भारत की संस्कृति को चोट। बिल्कुल, महमूद गजनवी या किसी भी मुसलमान के आक्रमण के बाद भारत की जो संस्कृति है उसको काफ़ी ठोस पहुंचती है। काफ़ी सारे ग्रंथ जला दिए जाते हैं। जैसे कि वो मंदिर को तोड़ेंगे तो देखो वहाँ पर जो ग्रंथ होंगे, जो वहाँ की मूर्तियाँ होंगी वो खंडित हो जाएंगी और जो वहाँ का ज्ञान होगा नष्ट हो जाएगा। शैली में परिवर्तन। बिल्कुल, इस्लाम आक्रमण के बाद या मुसलमानों के आक्रमण के बाद जो भारत की शैली है, कला शैली है, लेखन शैली है, उन सब में परिवर्तन आ गया। भारतीय शैली और मुस्लिम शैली ने मिलकर एक नई शैली का विकास किया। तो इस प्रकार हम कई सारे पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सबसे पहले उन्हीं पॉइंटों को लिखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आप क्वेश्चन चाहें जितना चाहें उतना लंबा खींच सकते हैं। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन हो गए हैं और आपने समझ लिया है, ठीक है। तो बस हम लोग जाने वाले हैं। जाते जाते मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तो पीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़कर लिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिन्हें हमें अपनी समझ सूझबूझ से हैंडल करना पड़ता है और ऐसे एग्जाम में हमारी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने वाला हूँ, प्रैक्टिकल है, अभी मेरे साथ कुछ समय पहले हुआ था। तो यदि आप उस जगह होते तो क्या निर्णय लेते? तो मैं आपको सिचुएशन बताने वाला हूँ। तो देखो सिचुएशन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि खेत ए है और खेत बी है। खेत ए रमन का है और खेत बी राजू का है, और एक महुआ का पेड़, आप जानते होंगे महुआ का पेड़ जिससे शराब बनाई जाती है और हालांकि वो कई दवाइयों में काम आता है। तो खेत ए में यानी रमन के खेत में महुआ का पेड़ लगा हुआ है और जिसकी डालियाँ कहाँ जाती हैं? खेत बी में जाती हैं। और क्या होता है कि जो राजू है वो अपने खेत में मकान बनाता है सीमा पर। जब पेड़ में महुआ आने लगते हैं तो महुआ क्या होता है, राजू की छत पर गिरते हैं। रमन है वो क्या करता है, राजू से कहता है कि देखो भैया, हमारे जो महुआ है वो आपकी छत पर गिर रहे हैं, मुझे चाहिए। तो यहाँ पर राजू कहता है कि देखो वो हमारे छत पे गिरे हैं, है ना, हम आपको अपने घर में जाने की अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपने पेड़ों की डालियाँ काट लो, है ना, आप हमारी धूप भी खा रहे हो, हमें धूप नहीं मिल पाती है आपके पेड़ की वजह से, हम महुआ नहीं देंगे, हम परमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों में लड़ाई होती है और दोनों आपके पास
आपको अपने हिसाब से इस समस्या को सुलझाना है। हालांकि इस क्वेश्चन की, इस समस्या के अपने अपने कई तरीके हो सकते हैं हल करने के, है ना। तो आपको लिखना है कमेंट्स में कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या सही निर्णय हो सकता है ताकि दोनों में लड़ाई ना हो। और जिस मेरे मित्र का सबसे अच्छा आंसर होगा, मैं अगले वीडियो में उस व्यक्ति का नाम लूँगा। जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और मेरी ही नहीं, आप यदि किसी भी व्यक्ति की वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो। और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर दिया करो, क्योंकि आप नहीं विश्वास करोगे कि उस वीडियो को बनाने के पीछे उस व्यक्ति को कितना एफर्ट्स देना पड़ता है, कितना समय जाता है उसका। और हालांकि जब वो अपनी वीडियो में एक लाइक देखता है तो उसे काफ़ी मोटिव मिलता है, उसे उसके अंदर वो एनर्जी आती है कि वो अगली वीडियो में थोड़ा यह प्रयास करता है कि मैं और अच्छा करूं, है ना। तो किसी भी व्यक्ति की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर उस पर उसको लाइक दें, कमेंट्स करें, है ना। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेस्ट के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, बाय।